Hello and welcome to the new topic, that is the making of the national movement. How these movements started and how Indians participated in such movements to free our country, to free the nations, how nationalism came in existence. We all see in this topic. Okay, so the time period will be almost after the 1857 to 1947. We are going to see in a very short form. Okay, according to the class 8th standard, there is no need to elaborate or explain in more detail. Okay, in short we will see. I have made some slides, and with the help of these slides I am going to explain all the points. Okay, let's begin our class. So first slide is, what were the effect of British rule before freedom movement started? फ्रीडम मूवमेंट आखिर स्टार्ट क्यों हुआ, इनिशिएट कैसे हुआ, आखिर लोगों को क्या ज़रूरत पड़ गई मूवमेंट करने की, प्रोटेस्ट करने की, अपोज करने की. ओके, जो ब्रिटिशर्स दे केम टू इंडिया, दे केम एज अ ट्रेडिंग कंपनी और दे केम फॉर द ट्रेड, बट लेटर ऑन दे बिकेम द किंग. अपने आप को सुप्रीम एपेक्स समझने लगे इंडिया में. और हमारा पूरा का पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया. दे कंट्रोल्ड आवर पॉलिटिकल इशूज़, रिलीजियस मैटर, ओके, सोशल मैटर्स, सारे इश्यूज़ को उन लोगों ने क्या किया, सारे हमारे जितने भी फील्ड थे सबको कैप्चर कर लिया. चाहे हमारा ट्रेड हो, हमारा लोकल बिजनेस हो, हमारा लैंड हो, हमारा एग्रीकल्चर हो, हमारा रिलीजन हो, सारा कुछ कैप्चर कर लिया. और जिस तरह से उन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन किया, जिस तरह से हमारा शोषण किया, तो लोगों में एक भावना जगी, और यह भावना जगाने की ज़रूरत पड़ी ताकि लोग समझें कि दे आर फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और हम जो इंडियन हैं वी आर कैपेबल टू डू ऑल सच थिंग्स व्हाट ब्रिटिशर्स आर डूइंग इन आवर कंट्री. They are looting us, they are they are doing our exploitations. So all these things, so come to the point, the British conquest of territories and takeover of kingdom. उन लोगों ने हमारा सारा का सारा जो क्षेत्र है, प्रांत है, उसको कैप्चर कर लिया, जीत लिया, और हमारे सारे के सारे जो साम्राज्य हैं उन पे अपना अधिकार जमा लिया. ब्रिटिशर्स के पहले क्या थे, हमारे यहाँ मुगल्स थे. ठीक है, तो जिस तरह से मुगल शासन करते थे, बट मुगल्स जो थे हमको, जो इंडिया है उसको अपना कंट्री समझते थे. लेकिन ब्रिटिशर्स में इस तरह की कॉन्सेप्ट या इस तरह का जो माइंडसेट है नहीं था. वो लोग इंग्लैंड को ही अपना मदरलैंड समझते थे, और यहाँ से लूट कर सारा जो खजाना है, सारा जो ट्रेजरी है, वो ब्रिटेन ले जाने का काम करते थे. सेकेंड, दे हैव इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, जब यहाँ के कंडीशंस को देखा कि हम लोग क्या हैं, बटे हुए हैं, हमारे पास उतना माइंड नहीं है, हमारे पास अपना ब्रेन नहीं है कि हम क्या कर सके, रूल कर सके कंट्री में. तो इन लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम पर रूल करना स्टार्ट कर दिया. अलग अलग नियम कानून बनाने लगे. ओके, और हम पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नए नए थोपने लगे अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस. नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस हैपेंड इन द लाइफ्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स. ठीक है, जो पीजेंट्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो आम आदमी है यहाँ के, वो लोग परेशान होने लगे इन सारे चेंजेस से, नियम कानून से. हम लोग उतने पढ़े लिखे लोग, नियम कानून के जानकार नहीं हैं, तो हमें नहीं पता कि ये लोग क्या चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. टोटल एक्सप्लॉयटेशन दे आर डूइंग इन इंडियन सोसाइटी. और हमारे जो भोले भाले लोग हैं, दे आर सिंपली एक्सेप्टिंग, दे हैव नो अदर क्लूज. नेक्स्ट, एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी. मॉडर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस. 19th सेंचुरी आते आते बहुत सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए गए. अगर ब्रिटिशर्स के हिसाब से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स
दैट रिफॉर्म वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और वो ज़रूरी भी था। अगर हम आज भी अपना जो एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और आज हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमारे सोसाइटी को एजुकेट करने का काम किया, ताकि वो हमें क्या कर सके, एजुकेट करके अपने अंडर में हमको अपना सर्वेंट बना सके, है ना। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वीमेन एजुकेशन, एबॉलिशन ऑफ सती। ओके, बहुत सारे डिबेट्स होती हैं कि क्या आज भी सोसाइटी में जो कंडीशन ऑफ वीमेन है, क्या सही है क्या। पहले भी जो कंडीशन था वीमेन का, दैट वाज माइजरेबल, एंड नाउ अडेज द सेम सिचुएशंस, बट अभी और पहले में अंतर है। अभी जो है, हम इंडियंस हैं तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, बट उन दिनों हम जस्टिस और इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते थे ब्रिटिशर्स से। ओके, और जो सती प्रथा का एवोल्यूशन, और बहुत सारे ऐसे थे, चाइल्ड मैरिज हो गया, सती प्रथा हो गया, विडो मैरिज हो गया। तो ये सारे जो चेंजेस सोसाइटी में ब्रिटिशर्स ने लाए, किसी हद तक हमारे सोसाइटी में रिफॉर्म हुए, और अच्छे रिफॉर्म भी किया उन लोगों ने। लेकिन उस समय उनका मोटिव क्या था, वो केवल ब्रिटिशर्स को पता है। चेंजेस ऑफ द कास्ट सिस्टम बाय सोशल रिफॉर्म्स। ओके, चैलेंजेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम में चैलेंजेस थे, पहले भी थे, अभी भी हैं। हमने पढ़ा आफ्टर 57 के पहले जो कास्ट सिस्टम में चैलेंजेस हमने देखा, और आज भी ये कास्ट सिस्टम में चैलेंज है। इतना प्रॉब्लम है, जो रिलीजन है इसमें हम लोग इतना घुसे पड़े रहते हैं पूरे दिन, कि हम बाकी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते, है ना। तो उसमें भी इन लोगों ने क्या किया, रिफॉर्म किया, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टर मैथ। और हम लोगों ने देखा 1857 की क्रांति, और इसके बाद के जो परिणाम हुए, जो रिजल्ट्स हुए, ऑलरेडी गिवन इन योर चैप्टर, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, चैप्टर नंबर 5, व्हेन पीपल रिवेल आफ्टर 1857 एंड आफ्टर। तो हम लोगों ने देखा कि क्या चेंजेस आए, और किस कारण से लोग बाहर आए अपने घरों से, फाइट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, नेक्स्ट, अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, द नेशनल मूवमेंट आफ्टर 1850, many political associations were formed. Most of them were formed in 1870s and 1880s। ठीक है, जो मैक्सिमम आपके पॉलिटिकल पार्टीज थी या एसोसिएशंस थे, ये 70 और 80 के दशक में इनको बनाए गए, 18th सेंचुरी में। मोस्ट ऑफ दिस एसोसिएशंस वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स। जब शुरू में ब्रिटिशर्स में भी कुछ अच्छे लोग होंगे, जिन लोगों ने इंडियंस को मोटिवेट करने का, कॉन्शियस करने का, उनके सोसाइटी में रिफॉर्म करने के लिए ये सारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं उसको बनाने का काम किया, उसको लाने का काम किया। जो एजुकेटेड लोग थे, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑल। तो ये जितने सारे एसोसिएशंस हैं, इनको शुरुआती दिनों में अंग्रेज़ों ने ही लीड किया। उन्होंने ही इंडियंस को आइडिया दिया कि आप इस तरह से अपनी बातों को क्या कर सकते हो, रख सकते हो ब्रिटिशर्स के सामने, अपने एजेंडास को, अपने थॉट्स को रख सकते हैं आप ऐसे एसोसिएशन बनाकर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज आल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी समय 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। द नेमिंग conventions of these political associations suggest that they wanted to take issues which affected all the people of India, although many of these associations functioned in a specific part of the country। अलग अलग पार्ट्स, बिना भारत के जो पूरा का पूरा जो जियोग्राफिकल आप कंडीशन देख रहे हो आज के कॉन्टेक्स्ट में, तो इतने बड़े लेवल पर ब्रिटिशर्स को हराना किसी एक आदमी या किसी एक प्लेस का ये काम नहीं हो सकता था। इसके पहले भी आपने देखा कि 1857 या उसके पहले बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारे रिविलियंस बाहर आए, और उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों ने फाइट की ब्रिटिशर से,
लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि जो जब तक मास मूवमेंट नहीं होगा, पूरा का पूरा देश बाहर नहीं आएगा, नहीं जागरूक होगा, तब तक ब्रिटिशर्स को हराना इट्स नॉट अ इजी टास्क। फॉर दैट इट वॉज नेसेसरी टू कन्विंस ऑल द इंडियंस। ओके, तो सारे प्रोविंसेस में जो एसोसिएशंस थे वहाँ पर बनाए गए और सारे एसोसिएशंस हो गए, एक साथ आकर लोगों को जागरूक करके ही अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे नेशनलिज्म की जो भावना है, जो थॉट है, विचार है, जो मन में, जो लोगों के दिल में बैठाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज आप देखते हो, अगर आपके हमारे आर्मी पर अटैक होती है तो हम क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी पर अटैक हुआ है। हम अंदर से क्या हो जाते हैं, एकदम गुस्से में लाल हो जाते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम इसका बदला लेते हैं। दिस इज़ योर नेशनलिज्म, है ना। अपने लोगों पर कुछ होता है तो खड़ा होना। लेकिन पहले के लोग क्या थे, अपनी डफली अपना राग, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, जिस पे हो रहा है वही समझ सकता है ना। बट एज ए नेशन हम लोगों ने कैसे ग्रो किया, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। ओके, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म के अंतर्गत हम लोग ये टॉपिक देखते हैं और पढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Some of the reasons for dissatisfaction with British rule in 1870s and 1880s are as follow। आखिर तो लोग जब तक अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मूवमेंट या प्रोटेस्ट करने की या फाइट करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, जब सब शांति से हो रहा है तो। कुछ तो डिससेटिस्फैक्शन की बात हो रही होगी सोसाइटी में ब्रिटिशर्स के द्वारा। देन आर इंडियन केम आउट, यस और नो। First one, the Arms Act was passed in 1878. This act disallowed Indians from possessing arms। जो 1878 में इंडियन आर्म्स एक्ट लाया गया, जिसके द्वारा कोई भी इंडियंस जो है वेपन्स या आर्म्स नहीं रख सकते अपने पास। ओके, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट was passed in the same year 1878। This act empowered the government to confiscate the assets of newspaper including their printing presses if the newspaper published anything objectionable। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सेम ईयर में 1878 में ही पास किया जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ लिखता है या छापता है न्यूज़पेपर में तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसका पूरा का पूरा जो एसेट्स है, पूरा का पूरा संपत्ति है, प्रिंटिंग प्रेस है, सारा कुछ जब्त कर लिया जाएगा। इफ़ यू वांट टू पब्लिश समथिंग देन योर लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश और नथिंग शुड बी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ओके, सो ये दो लॉ आया, वर्नाकुलर एक्ट एंड आर्म्स एक्ट सेम ईयर। ओके, थर्ड पॉइंट मैंने मिस्टेक से सेम ही लिख दिया है, फर्स्ट वन। Fourth one, the government tried to introduce the Ilbert Bill in 1883। The bill made provisions for trial of British or European persons by Indians. Thus, the Ilbert Bill showed equality between British and Indian judges in the country, but the white opposed the bill and forced the government to withdraw it। ठीक है, मतलब जो इल्बर्ट बिल पास किया जाता है 1883 में, इसमें ये प्रोविजंस था कि जो इंडियंस हैं दे कैन ऑल्सो फाइल केस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश जज हो या ब्रिटिशर ऑफिशियल हो या कोई और यूरोपियन हो, उस पर आप इंडियन भी अगर आप हैं तो आप केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इस बिल का जो ब्रिटिश आम लोग हैं या ब्रिटिश लोगों ने ही अपोज किया, ताकि वो इक्वल नहीं देख सकते ना इंडियंस को। उनके हिसाब से हम लोग सुप्रीम है, मीन्स ब्रिटिशर्स दे थिंक दैट वी आर द एपेक्स, वी आर द सुप्रीम, एंड हाउ इंडियन विल बी इक्वल टू अस, हाउ दे कैन फाइल केस अगेंस्ट अस। सो दिस इज नॉट टॉलरेबल अकॉर्डिंग टू देयर माइंड सेट, एंड फॉर दैट दे अपोज द इल्बर्ट बिल दैट पास्ड इन 1883। ओके, तो फिर इस पर क्या किया, इंडियंस ने भी अपोज कर दिया कि क्यों नहीं हो सकता इंडिया में ही रह के, और आप इंडियंस के इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हो, मीन्स कहीं ना कहीं क्या है, आपके नीयत में झोल है, आप कुछ गलत सोचते हो इंडियंस के प्रति। नेक्स्ट, कम टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है, जिसमें कि जो मेन कंट्रीब्यूशन है A.O. ह्यूम का है, आपने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है, जो कि फॉर्मर रिटायर्ड ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, और इन्होंने
72 डेलीगेट्स के साथ मिलकर जो एलिट क्लब है या जो एजुकेटेड एलिट ग्रुप था इंडिया में, उनके साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। द नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 एट बॉम्बे। इन दिस मीटिंग एट 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वर प्रेजेंट। लगभग ऑलमोस्ट 72 पीपल वर प्रेजेंट एंड दे फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। द अर्ली लीडरशिप वाज मेनली composed ऑफ पीपल फ्रॉम बॉम्बे एंड कोलकाता। जो उन दिनों में जो सबसे टॉप रेटेड प्रेसिडेंसीज थी वो आपके कोलकाता और मुंबई ही थे, और यहीं के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे यहीं से आते थे, या अच्छे घराने से हो गए, या पैसे वाले, या राजा महाराजा वाले भी जो फैमिली से बिलोंग करते थे, लगभग यहीं थे। बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में आपको बताएंगे अभी और डिटेल में कि इतना बड़ा प्रेसिडेंसी था कि आज के डेट में जो पूरा का पूरा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड सम ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी ऑल्सो, दे ऑल मिक्स टुगेदर एंड दे वर द बंगाल प्रेसिडेंसी। सोचो इतना बड़ा प्रेसिडेंसी था ये, है ना। तो उस दिनों दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर एक्सेट्रा वर पार्ट ऑफ द अर्ली लीडरशिप फॉर कांग्रेस। शुरुआती दिनों में कांग्रेस के जो महान नेताओं में से ये लोग एक थे। Now come to the some of the demands made by the Congress during the period are as follow। उन दिनों कांग्रेस की क्या डिमांड थी? आखिर कोई एसोसिएशन बनता है या कोई कंपनी बनती है, कुछ तो कुछ उसका मोटिव होगा ना, ऐसी तो कोई बनाएगा नहीं, फ्री में तो किसी के पास टाइम है नहीं कुछ करने का, तो कुछ ना कुछ मोटिव रहा होगा। द कांग्रेस वांटेड बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कांग्रेस की शुरुआती डिमांड क्या थी कि जो ब्रिटिशर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस का भी क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यू आर मेकिंग लॉ, यू आर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंडियंस एंड वी आर नॉट इन योर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, जिसके लिए आप नियम बना रहे हो वही नहीं है। जैसे आज की अगर आप डेमोक्रेसी देखते हो, इसमें हमारे लिए रूल्स या रेगुलेशन कौन बनाता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। और वो कौन है? हमारे ही बीच के तो इंसान हैं, है ना। वी इंडियन मेक रूल्स फॉर आर मीन्स इंडियंस ओनली। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोज प्रोविंसेस वर नॉट एग्जिस्टेड। और वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाए जिस प्रोविंसेस में या जिस प्रेसिडेंसी में इस तरह के काउंसिल नहीं है। द कांग्रेस मेड अ डिमांड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन इंडिया ऑल्सो। और उन लोगों ने डिमांड किया जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम उन दिनों इंग्लैंड में हुआ करती थी, वो एग्ज़ाम अगर इंडियंस के लिए है, इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो रहा है तो इंग्लैंड में क्यों हो, वाई नॉट इन इंडिया। तो उन लोगों ने ये डिमांड किया, जो कि कहीं हद तक सही है। अगर इंडियन सिविल सर्वेंट आपको खोजना है और एग्ज़ाम आप रख रहे हो कहाँ, इंग्लैंड में, दिस इज़ नॉट गुड। तो इतना तो लोग समझ ही सकते हैं। द कांग्रेस ऑल्सो डिमांडेड एज अ सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। कांग्रेस का ये भी डिमांड था कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से क्या किया जाए, अलग किया जाए, क्योंकि लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, या तो डिस्टर्ब करते हैं या एक दूसरे पे इन्फ्लुएंसेस भी रहते हैं, प्रभाव रहते हैं। जैसे आज आप देख रहे हो कि डेमोक्रेसी में हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, मीडिया, सबको क्या इंडिपेंडेंटली काम करने को बोला गया है। लेकिन नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन सबको अपना काम इंडिपेंडेंटली ही करना चाहिए। ओके, द रिपेल ऑफ आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, और इन सब की छूट दी जानी चाहिए। आर्म्स एक्ट में लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एनी वन इज़ फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यू, ऑल इंडियंस शुड बी फ्री। अगर पीपल आर सफरिंग इन सोसाइटी देन दे हैव देयर ओन वॉइस, दे कैन रेज द question, yes or no. So these were the initial demands by the Congress. Now come to the economic demands which were during the early years of the Congress are as follow। जो इकोनॉमी है, जो हमारी आर्थिक कंडीशन थी, आपको पता है अंग्रेज ने हमें पूरा लूटने का और एक्सप्लॉयटेशन के अलावा कुछ इकोनॉमी में किया ही नहीं है। हमारी जो लोकल हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ थी उसको बर्बाद कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। वहाँ के गुड्स को यहाँ इंडिया में बेचते थे हाई रेट्स पे, मोर एंड मोर दे वर अर्निंग प्रॉफिट्स।
we already discussed these things. First one, reduction in revenue, cut in military expenditure, and more funds for irrigation. Congress demanded that there should be reduction in revenue. जो रेवेन्यू है, जो आप टैक्सेशन प्रोसेस है आपका इतना हाई, उसको कम किया जाना चाहिए। एंड जो मिलिट्री पे आप खर्चे कर रहे हो, यू आर अपॉइंटिंग मोर एंड मोर सोल्जर्स। और 1857 के बाद क्या है, इंडियन सोल्जर्स को कम कर दिया गया और ब्रिटिश आर्मी या यूरोपियन को क्या किया गया, मोर एंड मोर रिक्रूट किया जाने लगा। तो आप सैलरी कहाँ से दे रहे हो उनको, आप इंडियन ट्रेजर से दे रहे हो, और ये सैलरी कहाँ जा रहा है, सारा का सारा इंग्लैंड जा रहा है। तो इंडिया के खजाना को आप लूट रहे हो। एंड मोर फंड फॉर एरीगेशन, और जो सिंचाई है, जो लैंड में प्रॉब्लम है, जो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रही है, इस पर फोकस करना चाहिए। इरीगेशन पे आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने चाहिए। द कांग्रेस ऑल्सो पास्ड वेरियस रिजोल्यूशंस ऑन द साल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड एंड ऑन द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रेवलर्स। और जो विदेशों में ले जाकर भारतीय मजदूरों से काम कराया जाता था, उनके कंडीशन पर भी सोचने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, मजबूर किया इन ब्रिटिशर्स को। हमारे यहाँ अपने ही मिट्टी से, अपने ही पानी से हम साल्ट नहीं बना सकते थे, नमक, जो सबके घरों की बेसिक नीड्स है, उसके लिए भी हमें परमिशन लेना पड़ता था ब्रिटिशर से। और टैक्सेशन बहुत ज़्यादा था, टैक्स उस पर बहुत ज़्यादा लगाते थे ये। तो उसका भी क्या किया इन लोगों ने, अपोज किया है। कम से कम जो बेसिक चीज़ है हमारी नमक बनाने की, नमक, आज भी देखते हो लोग सब कुछ दूसरे से उधार लेते हैं, नमक उधार नहीं लेते किसी से, है ना। क्योंकि क्या होता है, नमक का सवाल है ना, सब अपना नमक खाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे फ्रेजेस भी बनते हैं, नमक हलाली नहीं करो, ये नहीं करो, नमक से रिलेटेड। तो नमक का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ सोसाइटी में, साल्ट का। और जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स हैं, उनकी जो कंडीशंस थी, उस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया। बिकॉज एवरी वन इज़ इक्वल। आज आप देख रहे हो कि हमारी गवर्नमेंट जो है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से सारे लोगों को अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट, दिस डिमांड्स सो दैट इन spite of being a body of the educated elite, the Congress also talked about the common people. ये जो कांग्रेस में जो लोग थे, एलिट क्लब या हायर फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, फिर भी इन लोगों ने किसकी बात की, कॉमन लोगों की बात की। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि ये सारे लोगों को लेकर चलना चाहते थे। ऑल क्लास, ऑल रिलीजन, ऑल लैंग्वेज पीपल शुड कम टुगेदर, एंड एज ए नेशन हमको क्या करना था, बाहर निकलना था, उभरना था। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। इन ऑर्डर टू डू सो दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल्स एंड ट्राई टू शो द बैड इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। जो मॉडरेट लीडर थे, जो नरमपंथी थे, जिनको वायलेंस पसंद नहीं था, जो शांति से अपनी बात कहते थे, उन लोगों का मानना था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, मोर एंड मोर अवेयरनेस फैलाना चाहिए सोसाइटी में, ताकि लोग जानें, अपने अधिकारों को समझें। तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल्स एंड ट्राई टू शो द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इन आर सोसाइटी। और किस तरह के बुरे प्रभाव हैं, ब्रिटिशर्स क्या हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, उसके बारे में भी लोगों को बताते थे, समझाते थे। योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रीडम इज़ आवर राइट बर्थ। जो हमारा आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके बारे में देखते हैं। बाय द 1890s मैनी इंडियंस बिगैन टू क्वेश्चन द स्टाइल ऑफ कांग्रेस। अब जब रेडिकल क्लास के लोग आने लगे, रेडिकल माइंडसेट के लोग आने लगे, गर्मपंथी विचार के लोग, तो उन्होंने कांग्रेस का अपोज करना थोड़ा सा शुरू कर दिया। क्योंकि जो कांग्रेस थी दैट वाज डिफेंसिव। ओके, देखेंगे कैसे कि वो पॉलिसी ऑफ प्रेयर्स पे बिलीव करते थे, कि मांग कर हमको मिल जाए, प्यार से मिल जाए, ठीक है, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उसमें विश्वास करते थे। जो इनिशियल स्टेज में जो कांग्रेस था, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स तक इन लोगों ने ऐसा किया, है ना। न्यू लीडर्स इमर्ज्ड हु बिगैन टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर अमंग द रेडिकल लीडर्स। आपको पता है कि जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, उनमें दोनों तरह के लोग थे, हैं, मॉडरेट भी थे और रेडिकल भी थे। रेडिकल मतलब गर्म विचार वाले, कि मार धाड़ एक्शन से भरपूर, हमको आपसे भीख नहीं मांगनी है, जो इंडिया है ये हमारा है, हम इस पर रूल रेगुलेशन करेंगे, हम समझ लेंगे, आप देंगे क्यों नहीं, है ना। तो इस तरह के माइंडसेट वाले जो मेन 3 लीडर्स थे हमारे, लाल, बाल, पाल,
ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पॉल, ये अलग अलग जगह से थे। जैसे बिपिन चंद्र पॉल जो थे ये बंगाल से थे। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये आपके महाराष्ट्र से स्थित हैं, जिन्होंने कि केसरी जो न्यूज़पेपर था उसका पब्लिकेशन किया था, जो कि आपके चैप्टर में गिवन है इमेज उनका। लाला लाजपत राय बेसिकली ही वॉज फ्रॉम पंजाब। Next, they criticized the moderate for their policy of prayers. They argued that people should not believe on the so-called good intentions of the government and must fight for स्वराज। स्वराज मतलब स्वराज, अपना शासन। हम अपना शासन, वी आर कैपेबल टू रूल एंड रेगुलेशन ऑन आवर कंट्री, और फॉर द पीपल ऑल्सो वी कैन मेक आवर रूल्स। हम अपने तरह से अपने कंडीशंस के हिसाब से हम अपना नियम कानून बना लेंगे। अंग्रेज यहाँ से क्या हो जाए, किसी तरह से जाए, हम अपना समझ लेंगे। स्वराज की मांग, अपना शासन खुद से करेंगे। और इसके लिए जो मॉडरेट लोगों से भी फाइट किया इन लोगों ने, आर्गुमेंट किया, जो रेडिकल क्लास के लोग थे। तिलक रेज द फेमस स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तिलक ने आर्गुमेंट भी किया कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा बर्थ राइट है और हम इसे ले कर रहेंगे, छीन कर रहेंगे। ठीक है, भीख में नहीं चाहिए, हमको चाहिए। ओके, नाउ कम टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। योर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल वॉज पार्टीशन इन 1905 बाई वायसराय कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन हैं 1905 में बंगाल का विभाजन कर देते हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी को बांट देते हैं। At that time, Bengal was largest province of British India. It included Bihar and parts of Odisha. उस समय मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो कितना बड़ा था, और इसको क्या किया इन लोगों ने 1905 में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। इट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वाज साइटेड एज द रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अंग्रेज़ों का ऐसा कहना था कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वी कैन नॉट कंट्रोल, इसीलिए हम क्या करें, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, ताकि जो छोटा छोटा हिस्सा आ जाएगा उसको कंट्रोल करना इट्स इजी टास्क फॉर ब्रिटिशर्स। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बिलीव दैट द पार्टीशन वाज डन टू इंट्रोड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियन एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल। लेकिन जो यहाँ पे थिंकर थे, जो फिलोसोफर थे या जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका मानना था कि जो लीडर्स थे, बहुत सारे लीडर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, दे वर फ्रॉम बंगाल, और इनको बांट देना, अलग अलग जगहों में अलग कर देना, तोड़ देना, मेन इससे प्रॉफिट किसको होगा, ब्रिटिशर्स को होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिना किसी प्रॉफिट के तो काम करते नहीं थे। तो ये उनको अलग करना था, जो बंगाली पॉलिटिशियंस थे उनको अलग करना इनका मेन मोटिव था। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या प्रभाव हुआ। पीपल ऑल ओवर इंडिया वर एंग्री विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो लोग थे वो बहुत ही गुस्से में आ गए, एंग्री हो गए इस बंगाल के विभाजन से। ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस अपोज्ड इट। सारे सेक्शन जो कांग्रेस में थे, रेडिकल्स हो या मॉडरेट हो या दोनों माइंडसेट वाले, सारे लोगों ने इसको क्या किया, विरोध किया इस बंगाल विभाजन का। लार्ज पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड टू प्रोटेक्ट द डिसीजन। जो बहुत सारे लोग, लार्ज पब्लिक मीटिंग्स हुए इसको रोकने के लिए, इस बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए। द स्ट्रगल अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। और इस बंगाल के विभाजन जो है, पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इसके लिए जो मूवमेंट चलाया गया, जो आंदोलन किए गए, उसको क्या बोलते हैं हम, स्वदेशी मूवमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट वॉज फेल्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। ये तो बंगाल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन इसकी जो गूंज थी, इसकी जो धमक थी, इसकी जो साउंड थी, ये ऑल ओवर द इंडिया क्या किया, गूंजने लगा। ठीक है, इसका जो अपोज हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल का। इट वॉज नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट इन आंध्रा। और आंध्रा में इसको, साउथ में, वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसको आंध्रा में वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। नेक्स्ट इज योर मेन एम्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट्स। आखिर क्या काम था
मेन मोटिव क्या था, हमारा गोल क्या था इस स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करने के पीछे, व्हाट वाज द रीज़न। हर चीज़ के पीछे, हर काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने भी जो भी किया, जितने सारे पॉलिसीज़ लाए, रूल्स लाए, रेगुलेशंस लाए, बिना किसी रीज़न या बिना किसी प्रॉफिट के तो नहीं किया उन लोगों ने। अब इंडियंस जो कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, करेंगे ही। अपोज द ब्रिटिश रूल, किसी भी तरीके से इनका अपोज करो, अब कुछ भी करें ये अपोज करो, ठीक है, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। सेकेंड, इंकरेज द आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हेल्प स्वदेशी इंटरप्राइज, खुद हम अपना काम कर सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा, या जो अपना गुड्स है, ठीक है, आगे जाकर क्या होगा, बहिष्कार करेंगे लोग, बाइकआउट करेंगे फॉरेनर गुड्स का, ब्रिटिश के सब बनाए गए सामानों का, ताकि लोग अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, है ना। हमें किसी के टुकड़े पर पलने की आदत नहीं डालनी है। वी आर कैपेबल दैट वी कैन डू आर वर्क बाय आर सेल्फ। नेक्स्ट, इंकरेज नेशनल एजुकेशन एंड यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय भाषाओं का, इंडियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, और जो नेशनल एजुकेशन है उसको बढ़ावा देंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, इनकरेज करेंगे, एजुकेट करेंगे। अपने हिसाब से हम चीज़ों को अपने लैंग्वेज में समझाएंगे, सिखाएंगे, ये मेरा कंट्री है, हम जो चाहे करेंगे, आप लोग यहाँ से निकलिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर आफ्टर सम डेज। ओके, तो यहाँ तक आपके क्लास में पढ़ाई हो चुका है। सो गो थ्रू दैट, रीड ऑल द चैप्टर्स एंड केयरफुली लिसन ऑल द क्लिप्स। ओके, एंड आपको पूरा थॉरली आपको बुक पढ़ना है, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, थैंक यू।